फर्स्ट क्वेश्चन, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? अ जर्नल इज कॉल्ड अ बुक ऑफ। जो जर्नल है इसको क्या कहा जाता है? इट इज अ बुक ऑफ। तो सबसे पहले तो मैं थोड़ा सा जर्नल के बारे में बता देती हूँ। जो जर्नल है इट इज कॉल्ड द बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। जो जर्नल है इसको कहा जाता है ये बुक है ओरिजिनल एंट्री की, क्योंकि सबसे पहले किसी भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को इसी बुक में रिकॉर्ड किया जाता है, जर्नल में। ठीक है, इन द ऑर्डर ऑफ अकरेंस, यानी जिस सीक्वेंस में कोई ट्रांजेक्शन अकर करता है। ठीक है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर इसे कहा जाता है। जिस सीक्वेंस में कोई ट्रांजैक्शन अकर करता है उसी सीक्वेंस में जो बिजनेस होते हैं वो ट्रांजैक्शन को बुक ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं, और उस बुक का नाम क्या है? जर्नल। ठीक है, तो इसीलिए जर्नल को क्या कहा जाता है? देखिए चारों ऑप्शन एक बार रीड कर रही हूँ। जर्नल इज कॉल्ड द बुक ऑफ प्राइमरी एंट्री, सेकेंडरी एंट्री, फाइनल एंट्री, नन ऑफ दीज। तो जर्नल इज कॉल्ड द बुक ऑफ प्राइमरी एंट्री। जर्नल क्या है? बुक ऑफ प्राइमरी एंट्री है, क्योंकि सबसे पहले ट्रांजेक्शन को यहीं पे रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रेंट पेड इज रिलेटेड टू। जो रेंट पे किया जाता है वो किससे रिलेटेड है? ठीक है, वो किस टाइप का अकाउंट है बेसिकली? तो वो पर्सनल अकाउंट है, रियल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है, ये तीनों टाइप का अकाउंट है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करने के लिए आपका जो टाइप ऑफ अकाउंट का जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है, रूल ऑफ डेबिट क्रेडिट जो है वो थोड़ा सा क्लियर होना जरूरी है। मेरी एक सेपरेट वीडियो है टाइप्स ऑफ अकाउंट पे, ठीक है, तो वो आप देख सकते हैं। उसके लिए वहां पे मैंने बताया है कि जो अकाउंट होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं। ये जो अकाउंट होते हैं ये 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन से 3 टाइप के होते हैं? ये जो ऑप्शन में 3 टाइप बताया गया है। ठीक है, सबसे पहला अकाउंट क्या होता है? सबसे पहला अकाउंट होता है पर्सनल अकाउंट, यानी वो अकाउंट विच इज रिलेटेड टू अ पर्सन या फर्म या कंपनी या डेटर या क्रेडिटर से रिलेटेड जो अकाउंट होता है उसे हम कहते हैं पर्सनल अकाउंट। ठीक है, दूसरा अकाउंट क्या होता है? दूसरा अकाउंट होता है रियल अकाउंट। रियल अकाउंट क्या होता है? वो अकाउंट विच इज रिलेटेड टू टेंजिबल और इनटेंजिबल एसेट ऑफ द फर्म। वो अकाउंट जो ऑर्गेनाइजेशन के टेंजिबल या इनटेंजिबल एसेट से रिलेटेड हो, जैसे लैंड अकाउंट, बिल्डिंग अकाउंट, गुडविल अकाउंट, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। ठीक है, वो सब रियल अकाउंट कहलाते हैं। तीसरा टाइप का अकाउंट क्या है? नॉमिनल अकाउंट। वो अकाउंट जो खर्चों से रिलेटेड, लॉसेस से रिलेटेड, रेवेन्यू से रिलेटेड, गेन से रिलेटेड जो अकाउंट होगा उसे हम नॉमिनल अकाउंट कहते हैं। ठीक है, तो ये जो रेंट पे किया गया है, तो रेंट पे इज एन एक्सपेंस, ये खर्चा है। तो खर्चा किस टाइप का अकाउंट होता है? खर्चा होता है नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा सी, नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है? रॉबर्ट अकाउंट इज रिलेटेड टू। रॉबर्ट अकाउंट किस टाइप का अकाउंट है? तो अभी मैंने लास्ट स्लाइड में बताया था रॉबर्ट अकाउंट किस टाइप का होगा, बताइए, आप बताइए वीडियो पॉज करके। तो रॉबर्ट अकाउंट होगा पर्सनल अकाउंट, बिकॉज दिस इज रिलेटेड विद अ पर्सन। ये पर्सन से रिलेटेड है तो ये पर्सनल अकाउंट होगा। ठीक है, चलिए चौथा क्वेश्चन क्या है? बिजनेस ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड इन। बिजनेस ट्रांजेक्शन को वीकली रिकॉर्ड करते हैं, एट द एंड ऑफ मंथ रिकॉर्ड करते हैं, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रिकॉर्ड करते हैं, कि ऑल ऑफ दीज। तो अभी मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले कि जो बिजनेस ट्रांजैक्शन है उन्हें हम रिकॉर्ड करते हैं इन द ऑर्डर ऑफ अकरेंस, यानी जिस सीक्वेंस में कोई ट्रांजैक्शन अकर करता है उस सीक्वेंस में रिकॉर्ड करते हैं, यानी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रिकॉर्ड करते हैं। क्रोनोलॉजिकल मतलब क्या होता है? ऑर्डर ऑफ अकरेंस, यानी जिस सीक्वेंस में कोई ट्रांजैक्शन अकर करता है। तो बिजनेस ट्रांजैक्शन को सबसे पहले हम रिकॉर्ड करते हैं जर्नल में। ठीक है, जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं, और किस सीक्वेंस में रिकॉर्ड करते हैं? इन द ऑर्डर ऑफ अकरेंस, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है अ कंपाउंड जर्नल एंट्री। जो कंपाउंड जर्नल एंट्री होती है उसमें इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है आपको बताना है। तो सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं कि कंपाउंड जर्नल एंट्री ये होती क्या है। ठीक है, तो ये जो जर्नल एंट्री होती है ना ये 2 टाइप की होती है। ये जो जर्नल एंट्री होती है, ठीक है, मैं इनिशियल लिख रही हूँ, जर्नल एंट्री 2 टाइप की होती है। कौन कौन सी? एक होती है सिंपल जर्नल एंट्री, सिंपल जर्नल एंट्री, और दूसरी क्या होती है? कंपाउंड जर्नल एंट्री। सिंपल जर्नल एंट्री क्या होती है? सिंपल जर्नल एंट्री में केवल 2 अकाउंट इफेक्ट होते हैं। ये जो सिंपल जर्नल एंट्री होती है इसमें केवल 2 अकाउंट इफेक्ट होते हैं, एक अकाउंट डेबिट होगा, दूसरा अकाउंट क्रेडिट होगा। ठीक है, तो इसको कहा जाता है सिंपल जर्नल एंट्री। जबकि जो कंपाउंड जर्नल एंट्री है वो क्या होती है? ये कंपाउंड जर्नल एंट्री वो एंट्रीज होती हैं जहां पे 2 से ज्यादा अकाउंट
मोर देन 2 अकाउंट, ठीक है, मोर देन 2 अकाउंट इफेक्ट होते हैं। मोर, राइटिंग अच्छी नहीं बन रही है मेरी, मोर देन 2 अकाउंट्स इफेक्ट होते हैं, ठीक है। एक से ज्यादा अकाउंट डेबिट होते हैं और एक से ज्यादा अकाउंट क्रेडिट हो सकते हैं, ठीक है। तो उसको हम कहते हैं कंपाउंड जर्नल एंट्री, ठीक है। लेकिन चाहे सिंपल जर्नल एंट्री हो चाहे कंपाउंड जर्नल एंट्री हो, डेबिट और क्रेडिट क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं चारों ऑप्शन में से कौन सा सही है। कंपाउंड जर्नल एंट्री हैज इक्वल डेबिट क्रेडिट, generally extend to several pages, does not require narration, all of these। तो कंपाउंड जर्नल एंट्री कई पन्नों तक जाती है, तो ऐसा तो नहीं होता है। कंपाउंड जर्नल एंट्री में क्या नरेशन नहीं लिखा जाता, ऐसा भी नहीं होता है। ऑल ऑफ दीज भी नहीं होगा। बट कंपाउंड जर्नल एंट्री में डेबिट और क्रेडिट बराबर होता है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following account will be credited on giving cash donation? अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन कैश डोनेशन दे रही है तो कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा, दिस इज द क्वेश्चन, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको जर्नल एंट्री का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा क्लियर होना चाहिए, आपको जर्नल एंट्री आनी चाहिए, ठीक है। आपको रूल ऑफ डेबिट क्रेडिट पता होना चाहिए, डेबिट और क्रेडिट का रूल, इस क्वेश्चन को करने से पहले तभी ये क्वेश्चन कर पाएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है कि कैश डोनेशन अगर दिया जाता है तो कौन सा अकाउंट क्रेडिट होता है, ठीक है। तो कैश डोनेशन देने में एक बात बताइए, कैश डोनेशन अगर दिया जा रहा है तो कैश ऑर्गेनाइजेशन से जा रहा है कि आ रहा है, ठीक है। तो कैश जो है गोइंग आउट, अगर कैश डोनेशन दिया जा रहा है तो कैश ऑर्गेनाइजेशन से क्या हो रहा है, जा रहा है, इट इज गोइंग आउट, ठीक है। और कैश अकाउंट किस टाइप का अकाउंट होता है, हम जानते हैं कैश अकाउंट इज अ, बताइए किस टाइप का अकाउंट है तीनों में से, तो कैश अकाउंट इज अ रियल अकाउंट। रियल अकाउंट से रिलेटेड रूल क्या होता है, रियल अकाउंट से रिलेटेड रूल होता है व्हाट कम्स इन, जो आ रहा है उसे डेबिट करो, ठीक है, और जो जा रहा है आउट, जो ऑर्गेनाइजेशन से जा रहा है उसे क्रेडिट करो, ठीक है। तो कैश डोनेशन करने में कैश ऑर्गेनाइजेशन से क्या हो रहा है, जा रहा है ना, तो हम कैश अकाउंट को क्या करेंगे, हम कैश अकाउंट को करेंगे क्रेडिट, ठीक है। तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, कैश अकाउंट विल बी क्रेडिटेड, ठीक है। परचेज अकाउंट ये भी नहीं होगा, डोनेशन अकाउंट भी नहीं होगा, नन ऑफ दीज भी नहीं होगा, ठीक है। कैश अकाउंट क्रेडिट होगा, क्यों, क्योंकि कैश ऑर्गेनाइजेशन से जा रहा है कैश डोनेशन करने में, और जो जा रहा होता है उसे हम क्रेडिट करते हैं, जो आ रहा होता है उसे हम डेबिट करते हैं। रूल ऑफ डेबिट क्रेडिट का कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है, उस पर मेरी सेपरेट वीडियो है। जर्नल एंट्रीज पे भी मेरी सेपरेट वीडियो है जिसमें मैंने बताया कि जर्नल एंट्री कैसे की जाती है, ठीक है। तो वो जरूर देख लीजिएगा, वो अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तभी अब आप इस टाइप के जो जर्नल एंट्री के क्वेश्चन है तभी कर पाएंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अ सेल ऑफ गुड्स टू राम फॉर कैश इज डेबिटेड टू, अगर राम को कैश में गुड सेल किए गए हैं तो किस अकाउंट में डेबिट करेंगे, ठीक है। तो ये जो ट्रांजैक्शन है, चलिए इसकी जर्नल एंट्री कर लेते हैं, तो जर्नल एंट्री कर लेते हैं तो इससे पता चल जाएगा कि किस अकाउंट को डेबिट करेंगे किसको क्रेडिट करेंगे, ठीक है। तो ट्रांजैक्शन क्या है, गुड सेल किए गए हैं राम को फॉर कैश, ठीक है। तो यहाँ पर दो अकाउंट कौन से इन्वॉल्व है, बताइए यहाँ पे दो अकाउंट कौन से इन्वॉल्व है, तो यहाँ पे एक अकाउंट तो है कैश अकाउंट, ठीक है, राइटिंग अच्छी नहीं बन रही है, थोड़ा सा मैनेज करिएगा। एक तो अकाउंट है कैश अकाउंट और दूसरा कौन सा अकाउंट है, सेलिंग हो रही है ना, तो दूसरा अकाउंट है सेल्स अकाउंट, ठीक है। अब कैश अकाउंट किस टाइप का अकाउंट होता है, कैश अकाउंट होता है रियल अकाउंट। सेल्स अकाउंट किस टाइप का अकाउंट होता है, सेल्स अकाउंट होता है नॉमिनल अकाउंट, ठीक है। अब कैश ऑर्गेनाइजेशन से जा रहा है कि आ रहा है, तो कैश तो अगर सेलिंग हो रही है तो कैश तो ऑर्गेनाइजेशन में आ रहा है, इन हो रहा है ना, तो हम जानते हैं रूल व्हाट कम्स इन इज डेबिटेड, जो आ रहा है उसे क्या करें, उसे डेबिट करें, तो हम कैश अकाउंट को डेबिट करेंगे, ठीक है। और सेलिंग करने से ऑर्गेनाइजेशन को क्या हो रही है, सेलिंग करने से ऑर्गेनाइजेशन को इनकम हो रही है, हम जानते हैं इनकम को हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं, ठीक है। तो एंट्री क्या होगी, एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ठीक है। तो पूछा गया है क्या डेबिट होगा, तो यहाँ पर जो ऑप्शन बी है कैश अकाउंट वो डेबिट होगा, ठीक है। राम अकाउंट नहीं डेबिट होगा, सेल्स अकाउंट नहीं डेबिट होगा, नन ऑफ दीज तो होगा ही नहीं, तो डेबिट क्या होगा, कैश अकाउंट, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अ विड्रॉल ऑफ कैश फ्रॉम बिजनेस बाय प्रोपराइटर, अगर जो बिजनेस का जो ओनर है, प्रोपराइटर है, उसने पर्सनल यूज के लिए कुछ कैश विड्रॉ किया है,
तो कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा। तो चलिए इसकी जर्नल एंट्री करके देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ट्रांजेक्शन क्या है, ट्रांजेक्शन है कैश विड्रॉ किया है प्रोपराइटर ने फॉर पर्सनल यूज। ठीक है, तो हम जानते हैं अगर प्रोपराइटर ने कैश विड्रॉ किया है, ठीक है, तो एंट्री क्या होती है, एंट्री होती है ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट। ठीक है, उसको ड्रॉइंग कहा जाता है। अगर पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से पैसा निकालें तो उसे कहा जाता है ड्रॉइंग। ठीक है, तो एंट्री क्या होगी, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट। और कैश ऑर्गेनाइजेशन से जा रहा है कि आ रहा है, अगर पैसा निकाला है तो कैश तो जा रहा है। ठीक है, तो हम जानते हैं कैश किस टाइप का अकाउंट है, रियल अकाउंट है। ठीक है, कैश किस टाइप का अकाउंट है, ये देखिए मैंने बताया था ना, रियल अकाउंट है। और कैश अगर ऑर्गेनाइजेशन से आउट हो रहा है तो हम क्या करते हैं, क्रेडिट। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, कैश अकाउंट क्रेडिट होगा। ठीक है, तो एंट्री क्या होगी, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो पूछा गया कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा, तो इसमें ऑप्शन सी इज करेक्ट, कैश अकाउंट क्रेडिट होगा। ठीक है, यहां तक समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, आउट ऑफ द फॉलोइंग, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज अ ट्रेड डिस्काउंट एंड विच इज अ कैश डिस्काउंट। आपको दो ट्रांजेक्शन दिए गए हैं, ठीक है, ए और बी। आपको बताना है इसमें किसमें ट्रेड डिस्काउंट दिया जा रहा है और किसमें कैश डिस्काउंट दिया जा रहा है। ठीक है, तो ये समझने से पहले जरा मैं आपको बता देती हूँ डिस्काउंट के बारे में। तो डिस्काउंट जो होते हैं दो टाइप के होते हैं। पहला क्या होता है, ट्रेड डिस्काउंट। दूसरे टाइप का डिस्काउंट क्या होता है, कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट कब दिया जाता है, ट्रेड डिस्काउंट दिया जाता है जो सेलर है वो बायर को ट्रेड डिस्काउंट देता है व्हेन बायर परचेज इन अ लार्ज क्वांटिटी, जब बायर बल्क में परचेजिंग करता है। ठीक है, बायर जब लार्ज क्वांटिटी में परचेजिंग करता है तब सेलर क्या करता है, बायर को ट्रेड डिस्काउंट देता है। ठीक है, और ट्रेड डिस्काउंट के बारे में बहुत खास बात है कि इट इज नॉट रिकॉर्डेड इन बुक ऑफ अकाउंट, इसको हम बुक ऑफ अकाउंट में नहीं शो करते हैं। ठीक है, दूसरा कौन सा डिस्काउंट है, दूसरा डिस्काउंट है कैश डिस्काउंट। इसका नाम क्या है, कैश डिस्काउंट, यानी ये वो डिस्काउंट है जो सेलर देता है बायर को ताकि बायर जो है जल्दी पेमेंट कर दे, अर्ली पेमेंट कर दे, कैश में जल्दी से पेमेंट कर दे। ठीक है, तुरंत पेमेंट कर दे या चलो कुछ दिन का 2-3 दिन में पेमेंट कर दे, तो सेलर बायर को कैश डिस्काउंट देता है। अगर बायर कैश में तुरंत पेमेंट कर दे या जल्दी पेमेंट कर दे तो बायर को जो डिस्काउंट मिलता है दैट इज कैश डिस्काउंट। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कौन सा डिस्काउंट है ये। सबसे पहला ट्रांजैक्शन क्या है, अनिल हैज परचेज 1000 पीसेज ऑफ एड रोलर पेन एंड देयरफॉर एंटाइटल्ड टू अ डिस्काउंट ऑफ 15,000। अनिल ने 1000 पेन खरीदी है तो उसे 15,000 का डिस्काउंट मिला है। ठीक है, तो 1000 पेन खरीदी यानी बल्क में खरीदी है, तो ये किस टाइप का डिस्काउंट है, ये है ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है, फिर उसके बाद अनिल हैज पेड द अमाउंट ड्यू टुवर्ड द अबव परचेज विद इन 7 डेज। अनिल ने जो भी अमाउंट ड्यू था उसका पेमेंट 7 दिन में कर दिया, इसलिए उसे 2% का और डिस्काउंट मिला। ठीक है, तो ये किस टाइप का डिस्काउंट है, ये है कैश डिस्काउंट। उसने 7 दिन के अंदर जल्दी पेमेंट कर दिया, तो जो सेलर है उसने अनिल को कौन सा डिस्काउंट दिया, कैश डिस्काउंट। ठीक है, तो इसका ऑप्शन, इसका आंसर क्या होगा, कैश डिस्काउंट। इसका आंसर क्या होगा, ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट कंप्यूटर परचेज कंप्यूटर फ्रॉम HCL लिमिटेड। फर्स्ट कंप्यूटर कोई कंपनी है, उसने HCL से कंप्यूटर्स परचेज किए गए हैं और इनको दोनों टाइप के डिस्काउंट मिले हैं, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट दोनों मिला है। ठीक है, द ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड इन बुक ऑफ अकाउंट विल बी फॉर, तो जो ट्रांजेक्शन जो बुक ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाएगा वो किसके लिए रिकॉर्ड किया जाएगा। ठीक है, सवाल समझ में आया। ये जो फर्स्ट कंप्यूटर कंपनी है इसने HCL से कंप्यूटर खरीदे हैं, इसको दोनों टाइप के डिस्काउंट मिल रहे हैं। ठीक है, इसको कैश डिस्काउंट भी मिल रहा है, इसको ट्रेड डिस्काउंट भी मिल रहा है। तो बुक ऑफ अकाउंट में कैसे रिकॉर्ड किया जाएगा, क्या रिकॉर्ड किया जाएगा, तो मैंने अभी बताया था कि जो ट्रेड डिस्काउंट होता है, ध्यान से समझिएगा, ये एक अंतर भी है ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट में, कि जो ट्रेड डिस्काउंट होता है इसको बुक ऑफ अकाउंट में नहीं रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक है, जो ट्रेड डिस्काउंट होता है ये वाला, इसको बुक ऑफ अकाउंट में नहीं रिकॉर्ड किया जाता है। ये जो ट्रेड डिस्काउंट है इसको डिडक्ट किया जाता है, इनवॉइस में डिडक्ट किया जाता है फ्रॉम द सेल्स प्राइस। जो भी सेल्स प्राइस है, ठीक है, उसमें से ट्रेड डिस्काउंट को डिडक्ट किया जाता है और ट्रेड डिस्काउंट को डिडक्ट किया जाता है और नेट सेल्स वैल्यू को रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक है, ट्रेड डिस्काउंट को ऐसे डायरेक्टली बुक ऑफ अकाउंट में नहीं रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक है, और सेल्स को रिकॉर्ड किया जाता है नेट वैल्यू पे।
नेट वैल्यू कैसे आती है? सेल्स प्राइस में से ट्रेड डिस्काउंट को माइनस करके नेट वैल्यू पे रिकॉर्ड किया जाता है इनवॉइस में। ठीक है, कैश डिस्काउंट को हम बुक ऑफ अकाउंट में शो करते हैं। ठीक है, तो इसमें से चारों में से कौन सा ऑप्शन होगा? पहला ऑप्शन क्या कह रहा है? पहला ऑप्शन कह रहा है क्या रिकॉर्ड करेंगे? नेट इनवॉइस वैल्यू एंड कैश डिस्काउंट। दूसरा कह रहा है ट्रेड डिस्काउंट, ग्रॉस इनवॉइस वैल्यू एंड कैश डिस्काउंट। तो मैंने बताया ट्रेड डिस्काउंट तो शो किया ही नहीं जाता है, तो ऑप्शन बी तो होगा ही नहीं। नन ऑफ द अबव, ये भी नहीं होगा। अगला क्या है? एनी ऑफ ए एंड बी, ए और बी दोनों में से कुछ भी, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, बुक ऑफ अकाउंट में क्या रिकॉर्ड करेंगे? नेट इनवॉइस वैल्यू। नेट इनवॉइस वैल्यू मतलब सेल्स प्राइस में से ट्रेड डिस्काउंट माइनस करके नेट इनवॉइस वैल्यू आई, उसको शो करेंगे और कैश डिस्काउंट को शो किया जाता है। ठीक है, ये बात समझ में आई। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ट्रेड डिस्काउंट अलाउड, जो भी ट्रेड डिस्काउंट दिया जाता है, दिस इज डिडक्टेड फ्रॉम ग्रॉस सेल। ठीक है, ट्रेड डिस्काउंट को ग्रॉस सेल में से माइनस किया जाता है। एंड सेल्स इज रिकॉर्डेड इन द बुक ऑफ अकाउंट एट, जो सेल है इसे बुक ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाता है किस पे? तो मैंने अभी लास्ट स्लाइड में बताया था कि सेल्स को रिकॉर्ड करते हैं बुक ऑफ अकाउंट में एट नेट सेल्स इनवॉइस। ठीक है, नेट सेल्स पे रिकॉर्ड करते हैं। ट्रेड डिस्काउंट को बुक ऑफ अकाउंट में क्या किया जाता है? नहीं रिकॉर्ड किया जाता है। ट्रेड डिस्काउंट को बुक ऑफ अकाउंट में नहीं रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक है, जो सेल्स होती है उसे नेट सेल्स पे रिकॉर्ड किया जाता है। कैसे आता है? जो भी ग्रॉस सेल है उसमें से ट्रेड डिस्काउंट माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा नेट सेल्स इनवॉइस, तो नेट सेल्स पे रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक है, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। ऑप्शन ए एक बार देख लेते हैं, ये क्या है? ग्रॉस सेल एंड ट्रेड डिस्काउंट सेपरेटली। तो बताया था ट्रेड डिस्काउंट को तो शो ही नहीं किया जाता है, तो ये तो ऑप्शन होगा ही नहीं। नन ऑफ दीज भी नहीं होगा, ए और बी दोनों में से ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला 12th क्वेश्चन क्या है? ट्रेड डिस्काउंट रिसीव्ड ऑन परचेज इज रिकॉर्डेड इन द बुक ऑफ अकाउंट एज फॉलोज। जो भी ट्रेड डिस्काउंट रिसीव होता है, ठीक है, इसको कैसे बुक ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाता है? तो ट्रेड डिस्काउंट को डायरेक्टली बुक ऑफ अकाउंट में नहीं रिकॉर्ड किया जाता है। ट्रेड डिस्काउंट को क्या किया जाता है? ट्रेड डिस्काउंट को, अच्छा चारों ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ट्रेड डिस्काउंट इज क्रेडिटेड टू डिस्काउंट रिसीव। ट्रेड डिस्काउंट को क्या क्रेडिट किया जाता है? तो मैंने बताया ट्रेड डिस्काउंट को तो शो ही नहीं करते हैं, तो ये तो होगा ही नहीं। अगला क्या है? ट्रेड डिस्काउंट इज डिडक्टेड फ्रॉम इनवॉइस प्राइस एंड रिकॉर्डेड एट नेट वैल्यू। तो यही मैंने बताया था कि ट्रेड डिस्काउंट को इनवॉइस प्राइस में से डिडक्ट करके नेट वैल्यू पे रिकॉर्ड किया जाता है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, नन ऑफ द अबव भी नहीं होगा, एनी भी नहीं होगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? कैश डिस्काउंट अलाउड इज रिकॉर्डेड इन बुक ऑफ अकाउंट एज फॉलोज। जो भी कैश डिस्काउंट दिया जाता है इसको बुक ऑफ अकाउंट में कैसे रिकॉर्ड करेंगे? ठीक है, तो अगर कैश डिस्काउंट दिया गया है, ठीक है, किसी बिजनेस ने कैश डिस्काउंट दिया है, तो इट इज एन एक्सपेंस। ये क्या है? ये खर्चा है ना बिजनेस के लिए। और हम जानते हैं जो खर्चे होते हैं उसको हम क्या करते हैं? उसको हम, पहले तो खर्चा किस टाइप का अकाउंट है? खर्चा है नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, और जो भी खर्चे होते हैं, जो भी लॉसेस होते हैं, उनको हम क्या करते हैं? उनको हम करते हैं डेबिट। याद है ना रूल ऑफ डेबिट क्रेडिट, कि जो खर्चे होते हैं उसको हम डेबिट करते हैं। तो अगर किसी बिजनेस ने कैश डिस्काउंट दिया है तो ये खर्चा है, इसको हम डेबिट करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है। पहला ऑप्शन क्या है कि कैश डिस्काउंट जो दिया गया है इसको डेबिट करेंगे टू डिस्काउंट अलाउड अकाउंट। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट में डेबिट करेंगे, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए सही है। अगर किसी बिजनेस ने कैश डिस्काउंट दिया है तो इसको हम क्या करेंगे? इसको हम डेबिट करेंगे। क्यों डेबिट करेंगे? क्योंकि ये खर्चा है बिजनेस के लिए, इसलिए डेबिट करेंगे। और किस अकाउंट में डेबिट करेंगे? डिस्काउंट अलाउड अकाउंट में। ठीक है, दूसरा ऑप्शन देखते हैं क्या है। कैश डिस्काउंट इज रिड्यूस फ्रॉम इनवॉइस प्राइस। कैश डिस्काउंट को रिड्यूस करेंगे इनवॉइस प्राइस से, तो ये तो होगा ही नहीं ना, ट्रेड डिस्काउंट को रिड्यूस किया जाता है। ठीक है, नन ऑफ द अबव भी नहीं होगा, एनी भी नहीं होगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कैश डिस्काउंट रिसीव इज रिकॉर्डेड इन बुक ऑफ अकाउंट एज फॉलोज। अगर कैश डिस्काउंट रिसीव हुआ है, तो अगर कैश डिस्काउंट रिसीव हुआ है तो इट इज एन इनकम फॉर द बिजनेस। ये बिजनेस के लिए इनकम है ना। बिजनेस ने अपने सप्लायर से कुछ सामान खरीदा, रॉ मटेरियल खरीदा, और उसको कुछ कैश डिस्काउंट मिला, तो इट इज एन इनकम। और हम जानते हैं इनकम को हम क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं ना।
इनकम किस टाइप का अकाउंट है? इनकम है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट से रिलेटेड रूल क्या है कि इनकम को करो क्रेडिट। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? इन चारों, वीडियो पॉज करिए, चारों ऑप्शन पढ़िए और आंसर बताइए। यहाँ पे ऑप्शन होगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए क्या कह रहा है कि कैश डिस्काउंट इज क्रेडिटेड। कैश डिस्काउंट को क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। क्यों? क्योंकि इट इज एन इनकम। और किस में क्रेडिट करेंगे? डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट में। जब डिस्काउंट दिया जाता है तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट में करते हैं डेबिट, और डिस्काउंट रिसीव होता है तो डिस्काउंट रिसीव अकाउंट में करते हैं हम क्रेडिट। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। ऑप्शन बी एक बार पढ़ लेते हैं। कैश डिस्काउंट इज रिड्यूस फ्रॉम इनवॉइस प्राइस, ये तो होगा ही नहीं, नन ऑफ द अबव भी नहीं होगा, ए भी नहीं होगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन जीएसटी से रिलेटेड है। ऑन इंट्रा स्टेट, इंट्रा स्टेट मतलब विद इन द स्टेट, एक ही स्टेट में, एक ही राज्य में अगर परचेज ऑफ गुड्स है, देन विच ऑफ द जीएसटी इज लेवाइड, कौन सा जीएसटी लगेगा? ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करने से पहले थोड़ा सा मैं आपको जीएसटी के बारे में बता देती हूँ। जो जीएसटी होता है वो अप्लाई होता है, वो लिवाइड होता है अंडर 3 कैटेगरीज, 3 कैटेगरी में लगता है। ठीक है, कौन कौन सा? एक होता है सीजीएसटी यानी सेंट्रल जीएसटी, दूसरा क्या होता है एसजीएसटी यानी स्टेट जीएसटी, तीसरा होता है आईजीएसटी यानी इंटीग्रेटेड जीएसटी। ठीक है, और इसमें से ये जो पहला और दूसरा है सीजीएसटी और एसजीएसटी, ये कब लगता है? ये लगता है इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन में। इंट्रा स्टेट मतलब विद इन द स्टेट, एक ही स्टेट में अगर कोई भी गुड्स या कोई भी सर्विसेज सप्लाई की जा रही हैं तो कौन सा जीएसटी अप्लाई होता है? सीजीएसटी और एसजीएसटी। ठीक है, और अगर इंटर स्टेट हो, इंटर स्टेट मतलब एक स्टेट से, एक राज्य से दूसरे राज्य में कोई सामान परचेज किया जाए, गुड सर्विस रेंडर की जाए, ठीक है, तो लगता है आईजीएसटी। ठीक है, ये बात समझ में आई? चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं। ऑन इंट्रा स्टेट यानी विद इन द स्टेट परचेज ऑफ गुड्स अगर हो रहा है तो कौन सा जीएसटी लगेगा? तो ऑप्शन है सीजीएसटी, एसजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी या एसजीएसटी एंड सीजीएसटी, क्या लगेगा? तो यहाँ पर अगर आपको अभी जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया वो अगर समझ में आ गया है तो आपको समझ में आ गया होगा कि ऑप्शन सी इज करेक्ट। अगर इंट्रा स्टेट है तो क्या लगता है? सीजीएसटी और एसजीएसटी लगता है, दोनों लगता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि इंटर स्टेट अगर ट्रांजेक्शन है, इंटर स्टेट परचेज ऑफ गुड्स है तो कौन सा जीएसटी लगेगा? तो अभी मैंने बताया आईजीएसटी लगेगा। एक स्टेट से दूसरे स्टेट में अगर ट्रांजेक्शन है तो फिर क्या लगता है? आईजीएसटी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है ऑन इंट्रा स्टेट परचेज ऑफ गुड्स विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट इज डेबिटेड। अगर इंट्रा स्टेट यानी विद इन द स्टेट हो रहा है परचेज ऑफ गुड्स तो कौन सा अकाउंट डेबिट होगा? तो सबसे पहले तो मैंने बताया था इंट्रा स्टेट है तो कौन से 2 जीएसटी अप्लाई होंगे? एक लगेगा सीजीएसटी और दूसरा क्या लगेगा? एसजीएसटी। अगर इंट्रा स्टेट है तो ये 2 जीएसटी अप्लाई होंगे। ठीक है, और अगर परचेजिंग हो रही है, परचेजिंग ऑफ गुड्स है, तो कौन सा अकाउंट डेबिट होगा? तब इनपुट, ये इनपुट सीजीएसटी, ठीक है, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट एंड इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट होता है। ठीक है, अगर परचेजिंग ऑफ गुड्स हो रही है। ठीक है, अगर सेलिंग हो रही है तो क्या होता है? आउटपुट। बट यहाँ पे परचेजिंग ऑफ गुड्स है तो कौन सा अकाउंट डेबिट होगा? इनपुट सीजीएसटी एंड इनपुट एसजीएसटी। सीजीएसटी और एसजीएसटी क्यों होगा? क्योंकि ये इंट्रा स्टेट है। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। बाकी ऑप्शन आप पढ़ लीजिए। देखिए यहाँ पे आईजीएसटी बोल दिया तो ये तो होगा ही नहीं, यहाँ पे भी आईजीएसटी बोला, ये भी होगा ही नहीं, और यहाँ पे आईजीएसटी बोला तो ये तीनों ऑप्शन होंगे ही नहीं। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऑन इंटर स्टेट सेल ऑफ गुड विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट इज क्रेडिटेड। अगर इंटर स्टेट हुआ है तो सबसे पहले इंटर स्टेट हुआ यानी क्या हुआ? आईजीएसटी। ठीक है, इंटर स्टेट मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट अगर कोई ट्रांजेक्शन हुआ, कोई सेल ऑफ गुड हुआ तो कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा? तो सेल सबसे पहले तो इंटर स्टेट है यानी आईजीएसटी अप्लाई होगा। ठीक है, डिवाइड होगा। और अगर सेल ऑफ गुड है यानी आउटपुट, आउटपुट आईजीएसटी क्या होता है? क्रेडिट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन बी इज करेक्ट, आउटपुट आईजीएसटी। बाकी ऑप्शन क्या है? इनपुट आईजीएसटी कब लगेगा? जब परचेज होगा। ठीक है, इंटर स्टेट अगर परचेजिंग होगी तो इनपुट आईजीएसटी डेबिट होगा, बट यहाँ पे सेल ऑफ गुड है तो आउटपुट आईजीएसटी क्या होगा? क्रेडिट होगा। ये क्या बोल रहा है? एसजीएसटी, ये तो लगेगा ही नहीं। ठीक है, ओ सॉरी मैंने सी पे टिक कर दिया, सी तो होगा ही नहीं। ये कब होगा? ये परचेज
पे ये डेबिट होगा, ठीक है। और अगला ए ऑप्शन क्या है, सीजीएसटी की बात कर रहा है, तो ये तो होगा ही नहीं, ठीक है। इंटर स्टेट में क्या होता है, आईजीएसटी अप्लाई होता है। इंट्रा स्टेट में क्या होता है, सीजीएसटी और एसजीएसटी अप्लाई होता है, ठीक है। ये बात समझ में आई। तो चलिए, ये था मेरा लास्ट क्वेश्चन। आज के लेक्चर में हमने 18 क्वेश्चन किए, ठीक है। तो इसी के साथ अब मैं ये लेक्चर वाइंड अप करती हूँ। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आज मैंने जो कुछ भी पढ़ाया, जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किए, वो आपको अच्छे से समझ में आए होंगे, ठीक है। तो फिर चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रखिएगा। हैव अ गुड डे एंड गॉड ब्लेस यू। सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर।